किसान आंदोलन की समस्या का मूल वजह क्या है? हरियाणा प्रदेश में जो ये आंदोलन था इसका कोई औचित्य नहीं था। हम सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नीतियाँ हमारी है। गन्ने का भाव देने में भी हम देश में पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा अच्छा रहे हैं। तो किसी और तरह के किसान नेता की आवश्यकता है? जब एक्शन लेने वाले मंत्री आप में जाता हूँ, साफ बोलता हूँ, लोकतंत्र के अंदर जो सामने बैठी हुई जनता है, मालिक है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू विद राजीव। मैं हूं राजीव पाठक। इस वक्त हम हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ में इस वक्त हम एक ऐसे मेहमान के साथ हैं जो कि हरियाणा के मंत्रालय के हिसाब से काफ़ी अहम मंत्री हैं और हरियाणा की जो इकॉनमी है, जो हरियाणा के लोग हैं, उनका उनके मंत्रालय से बड़ा गहरा संबंध होता है। जी, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी की। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू भाई। सबसे पहला सवाल मैं आपसे सर यही पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हम लोग एक पराली की सीज़न से बाहर आए हैं। दिल्ली की जनता हो, हरियाणा की जनता हो, पंजाब की जनता हो, ये खास करके पराली जो किसान जलाते हैं उसके धुएं से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हरियाणा में भी दिक्कत आती है, पंजाब में भी दिक्कत आती है और दिल्ली सबसे ज़्यादा इससे ग्रसित हो जाता है। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा में पराली काफ़ी कम जली। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजीव भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दिल्ली के प्रदूषण का कारण अकेला पराली नहीं है और किसान सॉफ्ट टारगेट है। दिल्ली के राजनेता, जिनका दिल्ली में सरकार है, किसानों पे दोषारोपण करते रहे, लेकिन उन्होंने दिल्ली का जो अपना प्रबंधन करना था, फैक्ट्री का धुआं है, व्हीकल का ट्रैफिक है, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है, उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। और ये आंकड़े भी बताते हैं कि जब बिल्कुल कोई पराली का सीजन नहीं होता तब भी दिल्ली का एक जो AQI है वो बिल्कुल 400 तक पहुंच जाता है। तो कम से कम इनको किसानों पर दोषारोपण तो बंद करना चाहिए। थोड़ा बहुत धुआं ठीक है कि पराली जलाने से भी होता है और उसके लिए हमने व्यापक प्रबंध किए। हरियाणा ने तो बहुत सारी मशीनरी किसानों को सब्सिडी पे दिलवाई है। किसान जो पराली को इकट्ठा करें, उसकी बेल बनाएं, उसका एक जगह स्टैकिंग करें, फिर पराली को गौशाला में ले जाते हैं तो उसके किराए का इंतजाम किया। पराली के कंजम्पशन के लिए हमने यहाँ इंडियन ऑयल का प्लांट लगाया है। हम गिट्टी बनाने की जो पराली से बनती है, एथेनॉल बनाते हैं। एथेनॉल का अलग है और ब्रिकेट बन जाते हैं उसके। अच्छा। और बहुत सारे हमारे छोटे उद्योगपति हैं, मुझे पता है, मैं कुछ आदमियों को जानता हूँ जो यहाँ से पराली इकट्ठी करके गुजरात में जाके पैकेजिंग मटेरियल, गत्ते और इस तरह की पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। पराली से किसान की आमदनी हो सकती है। हरियाणा का किसान इस चीज़ को समझ चुका है और हमने जो प्रयत्न किए पराली के प्रबंधन के लिए, हमने तो इस साल तो हमने आगे अगले साल के लिए एक पराली की भी MSP डिक्लेयर कर दी है कि वे MSP पर कमेटी बनाई। उसका एक वो आ गया है फैसला कि किसान को MSP पे पराली खरीदेंगे हम, ताकि किसान को ये चीज़ इसके लाभदायक चीज़ हो जाए। तो हरियाणा के इस प्रबंधन की वजह से, हमारी नीतियों की वजह से जो है, सच्चाई ये है कि बहुत ही कम घटनाएं पराली जलने की रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, लेकिन बाकी हमारी जो प्रबंधन हुआ है, जो सरकार की नीति है, उससे हमारे यहाँ प्रदूषण नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पड़ोसी प्रदेश में ज़्यादा आगजनी के होने की वजह से धुआं तो हमारे प्रदेश में भी आया है, हमारे शहरों का एक और भी खराब हुआ है। और उनको भी चाहिए कि जो प्रबंधन हमने किया है, जो नीतियाँ हमारी है, उन्हीं को लागू कर दें, किसानों को पराली के अच्छा मूल्य दें और पराली कंजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम तैयार करें। तो ये नहीं देखिए, आपने पड़ोसी राज्य यानी कि पंजाब की बात की। वहाँ पे हमारी जो कृषि मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि साहब, आप हमारे आंकड़े देखेंगे तो हमारे यहाँ भी पराली जलने की जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं पिछले साल से,
करीब 1/3 घटनाएं कम हो गई हैं। लेकिन दिल्ली वाले क्या करें? आप भी आंकड़े की बात करते हैं, वो भी आंकड़ों की बात करते हैं, मगर दिल्ली में जितनी पिछली बार पोल्यूशन था उतना ही पोल्यूशन इस बार भी खास करके पराली के मौसम में ही हुआ। देखिए और अभी तक वो धीरे धीरे करके अभी भी दिल्ली वाले उससे बाहर नहीं आ पाए। मैं पंजाब के कृषि मंत्री, वो भी हमारे भाई हैं, 200 रोपण नहीं करना चाहते, वो तो नए नए आए हैं और वो जो कदम उठाएंगे उसका परिणाम आने में कुछ वक्त भी लगता है। लेकिन उनको एक चीज़ तो चाहिए कि जो उनकी पार्टी के नेता हैं केजरीवाल जी, जो सीधा सीधा दोषारोपण करते रहे, कम से कम वो तो ना करें, इतनी ही बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो व्यवस्थाएं ऐसी करें कि किसान जो पंजाब के हैं वो भी पराली ना जलाएं, उनको भी फायदा हो। आपने एमएसपी की बात की, ये एमएसपी का जो नियम है हम लोग कब से लागू कर देंगे हरियाणा में? अगले सीजन से। तो आपका मानना है कि अगले सीजन से ये पराली जलने की जो घटनाएं वो और कम हो जानी चाहिए, क्योंकि उनको पता चलेगा कि इसको हम बेच के पैसा कमा सकते हैं। किसान को जब उसकी चीज़ का फसल आग क्यों लगाएगा जब उसको लाभदायक रहेगा? उसके लिए कोई नहीं लगाएगा, उसको फ़ायदा होगा। किसान की दिक्कत क्या है कि अब हमने जो टाइम है धान को लेट कर दिया, हम जून से पहले धान को बोने नहीं देते, फिर वो धान पक के होता है अक्टूबर में तैयार, एकदम से 1 महीने के बीच अंदर अंदर उसको गेहूं भी बीजना पड़ता है। किसान मजबूर है, तो उसको अगर मशीनरी अच्छी मिल जाए, उसकी पराली काट के उसकी खर्चा ना पड़े, उसको लागत ना आए, तो वो नहीं जलाएगा। किसान जो है पर्यावरण प्रेमी है और प्रकृति से प्यार करता है। और हरियाणा के किसानों को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार उन्होंने बहुत सहयोग किया। इस पे एक जो आपके मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उन्होंने एक बयान भी दिया था जो कि बहुत चर्चा का विषय बना कि जो पंजाब सरकार है वो ठीक से अपने इंतज़ाम नहीं कर रही है, बल्कि हमारे हरियाणा में पंजाब की वजह से प्रदूषण हो रहा है। देखिए, अब एक दूसरे को दोषारोपण करने की कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वो सारे देश का एक सम्मान का है, सारी दुनिया में उसका नाम है। वहाँ अगर प्रदूषण होता है तो चिंता सबके लिए बदनामी की भी बात है। पंजाब को भी चिंता होनी चाहिए, हरियाणा को भी होनी चाहिए, और वहाँ पर ऐसे प्रबंधन होना चाहिए कि जो इतना हाई लेवल है प्रदूषण का वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए, ये तो बड़ी मैं कहूँगा तारीफ़ की बात है कि आपने किसी भी तरीके से दोषारोपण की बात नहीं की, आपने सहयोग की बात की। ये तो बहुत अच्छी बात है, जबकि दोनों अलग अलग पार्टियों से संबंधित हैं, मगर शायद ये मुद्दा पार्टी का नहीं है, मुद्दा ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का है। दुनिया में नाम हो कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, तो इस चीज़ को तो हम सुनना नहीं चाहिए। जी। अच्छा, अगला सवाल किसानों से ही संबंधित है। जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में, तो उस वक्त हरियाणा में भी बहुत प्रेशर आपने झेला, और उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसान आंदोलन को काफ़ी समर्थन दिया, उनको दिल्ली के बॉर्डर पे काफ़ी मदद भी पहुंचाई। मगर आज जब पंजाब में उनकी सरकार बन चुकी है, तो वही कुछ किसान नेता आज वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई धरना, वहाँ मुख्यमंत्री हैं, कभी उनके घर के बाहर, कभी किसी मंत्री के घर के बाहर, कभी किसी टोल को जाम करते हैं। और कुछ ऐसी ही छोटी बुट घटनाएं जो हैं हरियाणा में भी सुनने में आ रही हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये किसान आंदोलन की समस्या का मूल वजह क्या है? ये तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी तो भी नहीं ख़त्म हो रहा है। आपके समय में जो हरियाणा में जब प्रदर्शन चल रहे थे तब भी आपने कंट्रोल किया, आपने बहुत बड़ी तिरंगा रैली भी निकाली थी, उसमें बहुत से किसान संगठनों ने आपका साथ दिया। हमें याद है कि हज़ारों लोगों की भीड़ ने, मेरे ख्याल से कहीं ना तो 500 या 600 ट्रैक्टर्स थे आपकी रैली में थे, 5000 ट्रैक्टर्स आपकी रैली में थे। तो ये असलियत में ये किसान आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन है? देखिए, एक चीज़ तो सही है कि किसान को मदद की ज़रूरत है, और छोटा किसान की आमदनी, हमारे भारत सरकार के डाटा भी कहते हैं कि उसको 27 रुपये की मजदूरी पड़ती है। वो कोई सम्मान के लिए, अस्मिता के लिए काम करता है, उसको इसमें कोई अच्छी आमदनी तो होती नहीं, उसकी मदद करनी भी चाहिए। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने कृषि के बारे में बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं। थोड़ा थोड़ा करके किसान की सहयोग राशि 2-2 हज़ार रुपये देने की हो, चाहे खाद बीज का ठीक प्रबंध करने की हो, यूरिया पर नीम लेपन का हो, MSP
हर साल जो है बढ़ाते रहे हैं। कई और फसलों को एमएसपी में शामिल भी कर रहे हैं। किया है, फसल बोने से पहले एमएसपी डिक्लेयर करना शुरू किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं और लक्ष्य यही है कि किसान को कुछ न कुछ सहायता। किसान सम्मान निधि जो है कई हजार करोड़ रुपए दे चुके हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जो ये आंदोलन था इसका कोई औचित्य नहीं था। हम सबसे ज़्यादा किसान हितैषी नीतियाँ हमारी है, सबसे ज़्यादा फसल खरीदते हैं, भावांतर भरपाई की योजना देते हैं, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बांटते हैं, माइक्रो इरिगेशन की हमारी स्कीम्स हमारी है। बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी प्रदेश में नहीं है, वो हरियाणा में है। और हमने हरियाणा को किसानों तक को ये बोला है कि आप किसी प्रदेश में कोई हमारे से अच्छी योजना है तो बताइए, हम उसको लागू करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद जो राजनीति करने वाले लोग थे, 1.5 साल तक हमें बंधक बना के रखा, हमारे टोलों पे जाम किया, हमारे जो बॉर्डर पे बैठ के, और हमारे पंजाब के भाई जो थे किसान, और केजरीवाल जी ने उनको उकसाया, उनका सहयोग किया। तो ये इससे देश का नुकसान हुआ, हरियाणा सरकार का नुकसान हुआ। और वो संगठन ज़्यादातर राजनीति करने वाले संगठन थे। उन्होंने हरियाणा के संगठन थे, उन्होंने पंजाब में चुनाव में हिस्सा लिया, पंजाब के लोगों ने अपनी पार्टी बनाई और किसानों के क्षेत्र में वो चुनाव लड़े। अगर वो उनको किसानों का अगर आशीर्वाद था होता तो ज़मानतें जब्त ना होती। अब कोई आप जाके कहो कि मैं सारे प्रेस वालों का मैं प्रधान हूँ, आप स्वयं अपने आप को डिक्लेयर कर दो, तो ये स्वीकार कैसे किया जा सकता है? अब कोई आदमी कहे कि मैं सारे किसानों का भाग्य विधाता मैं हूँ, उनके फैसले मैं करूँगा, किसान तो उनके साथ है नहीं जी। लेकिन वो राजनीति करने वाले लोग थे और वो अब भी करेंगे। उनको एक ही काम आता है, आंदोलन करना और किसानों के नाम पर राजनीति करना, किसानों का शोषण करना। यही हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि पीक किसान आंदोलन में जितने किसान बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जमा थे, शायद उससे कुछ ज़्यादा किसान आपकी तिरंगा रैली में शामिल हो गए, आपकी यानी जो आपने की थी। नहीं, किसान और ऐसे ही जो पंजाब में आज की तारीख में हम बात करें, जो वहाँ पे धरने लगते हैं, वो धरनों में जो लोग बैठते हैं किसान नेता, वो कम होते हैं, लेकिन जो किसानों के लिए जो वो लोग और प्रोग्राम करते हैं उसमें ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। तो क्या ये किसान आंदोलन करने वाले जो किसान स्वयंभू किसान नेता, जैसे आपने कहा, ये पंजाब हरियाणा दोनों के लिए एक समस्या बन चुके हैं? देखिए, मैं तो एक बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी 10-20 ऐसे अलग अलग संगठन है जो पिछले 15-20 साल से देखता रहता हूँ। वो कभी एक नहीं होते, उनकी अपने चौधर की लड़ाई है। हमारे जिला है भिवानी, जो किसानों का प्योर किसानों का जगह, हर वक्त किसान के नाम पर लाल झंडे वाले जो कामरेड हैं, कार्ड होल्डर हैं, बैठे ही रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन उनका तंबू इधर से उधर लग जाएगा, उधर से तो उधर लग जाएगा। किसानों से, किसान के नाम पर वो सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। सरकार की नीतियाँ जब उनको किसान को मिलती है तो उसको कहते हैं कि हमने दिलवाई। तो एक तरह से वो किसान का शोषण कर रहे हैं, किसान का फ़ायदा नहीं कर रहे। असली किसान बेचारा जो 90% किसान है, वो तो गांव में, खेत में, अपने काम में लगा रहता है। बहुत सारे तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये इनके नेता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, और असली किसान तो अपने खेत में मेहनत मजदूरी कर रहा होता है। मैं कह रहा हूँ तो वो उनके साथ नहीं है। कौन कहता है कि ये किसानों के नेता हैं? कौन, किसने स्वीकार किया है? जब आप एकदम किसान आंदोलन के बाद इन लोगों ने पार्टी बना करके किसानों के क्षेत्र में जाके जमानतें जब्त करवाई हैं, तो फिर आप इनको कौन सा अधिकार है कि ये क्लेम करें कि किसानों के भाग्य विधाता कैसे कहा जा सकता है? और लोकतंत्र में देखिए भाई, ऐसा है कि किसानों को भी वोट देने का हक है। अगर उनको लगेगा कि भाई कांग्रेस ने उसका ज़्यादा हित किया है तो कांग्रेस को देंगे, या आम आदमी ने किया तो आम आदमी को वोट दे सकते हैं, या बीजेपी ने दिया तो बीजेपी को दे सकते हैं। इनका जो संगठन थे, ये कुछ मुझे राजनीति से प्रेरित थे और इनका मकसद आप वक्त पे इनको थोड़ा बहुत मैं सही बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। मेरे लगता है शायद सबक सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। सबक नहीं सिखाता मैं,
देखिए किसान जहाँ मेरे माई बाप हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। नहीं किसान नहीं, ये स्वयं लेकिन किसान ये नेताओं की बात कर रहा हूं किसानों मैं। का शोषण करने वाले जो किसान हैं ही नहीं, और तो उनको मैं जरूर थोड़ा सा समय समय पे बोलता हूँ तो उनको बुरा लग अच्छा जाता है। बुरा लगता है। जब सच्चाई सामने हाँ, आती है तो हाँ, बुरा लग जाता है। हाँ, मेरे तो कल भी 10-8 जगह मैंने यही चीज़ कह दी थी हमारे क्षेत्र के अंदर कि भाई ऐसा है, ये लोग जो है किसान के हितैषी नहीं है और ये आप लोगों से चंदा लेके खा लेते हैं और ये लाल झंडा किसान के हाथ में दे रहे हैं। ये लाल झंडा देश के हित में नहीं है। इस लाल झंडे ने बंगाल को बर्बाद कर आपको दिया। समस्या है, मंत्री के पास आइए, अपनी समस्या रखिए, हम हल करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए जी हमारा जिला जैसे मैं जाता, मैंने जहाँ कल बोला था, परसों बोला था जी कि भाई किसान की कोई चीज़ होगी तो कलम आपने मुझे मेरे हाथ में दी है, जी मैं आपके क्या हित में नहीं करूँगा। ये सही है लोकतंत्र में कि आवाज़ उठाने का हक है, लेकिन हर रोज़ वो जाके धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे किसको, नायब तहसीलदार को, ज्ञापन देंगे बीडीपीओ को, ज्ञापन देंगे किसी और इस तरह अधिकारी को। जब मैं अपने ज़िले का, अपने हरियाणा का, प्रदेश का कृषि मंत्री हूँ, 24 घंटे किसानों में रहता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ, हर चीज़ उनके मानने को तैयार तो आपके रहता हूँ। पास क्यों नहीं आते हैं सीधे? ना आते हैं मेरे पास, किसान तो आते हैं, वो उनको भड़काने वाले किसान नेता नहीं आते। किसान नेताओं को दिक्कत ये है कि उनसे मैं साफ बात करता हूँ, मुंह फट बात करता हूँ, वो उनको हजम नहीं होता। वो उनको हजम नहीं होती। अच्छा, एक और मुद्दा, कई जगह किसानों से जब हमने बातचीत की तो सामने आया कि गन्ना, जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें गन्ना भी आता है, और गन्ने के जो न्यूनतम दाम है उसको लेके हमेशा से हरियाणा एक अच्छे रेट देने वाला प्रदेश रहा है, देश के टॉप राज्यों में रहा है। तो इस बार जो है कुछ गन्ना किसानों का ये भी कहना था कि हमारे कुछ पेमेंट अभी भी बचे हुए हैं, उसको सरकार हमें दिलाने में मदद करे, कुछ रेट बढ़ाने की भी कुछ लोग मांग कर रहे थे। उस पर आपका क्या विचार? देखिए, हम जो है हरियाणा के अंदर गन्ने की पेमेंट करने में देश में सर्वश्रेष्ठ है। गन्ने का भाव देने में भी हम देश में पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा अच्छा रहे हैं। हमारे यहाँ एक मिल ऐसा है जो नारायणगढ़ का जो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रखा, वो अब प्रैक्टिकली हमने सरकार ने टेक ओवर कर लिया है और उसकी पेमेंट थोड़ा सा डिले होती है। बाकी हमारे यहाँ पिछले साल की कोई पेमेंट 100% पेमेंट हमने कर दी, एक मिल को छोड़ कर दी। सारे कोऑपरेटिव मिल की कर दी, सारे प्राइवेट मिल की कर दी। बाकी प्रदेशों में हमारे से बेहतर पेमेंट कहीं नहीं है। और हर साल देश का हमारा रिकॉर्ड है कि हमने किसानों को सबसे ज़्यादा ऊंचा भाव दिया है। अभी भी इस साल हमारा हम जो गन्ना बोर्ड की मीटिंग करने के लिए उनको डाटा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी इसकी सहमति से हम व्यक्त फैसला करेंगे। लेकिन किसान हित में जो फैसला करना होता है वो हम करते हैं। और गन्ना किसान हो, चाहे बाजरे का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, हरियाणा जैसी नीतियाँ, किसान जैसी नीतियाँ कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, माइक्रो इरीगेशन पे 85% सब्सिडी देते हैं, पानी बचाने की हम योजनाएं दे रहे हैं। सिंचाई विभाग का हमने बजट को लगभग 2014 से लेकर 22 तक 3-4 गुना बढ़ा दिया है। नहरों को पक्का कर रहे हैं, चौड़ाई कर रहे हैं, पंप हाउसेस को निर्माण कर रहे हैं। हरियाणा अकेला प्रदेश है जो MSP पे बाजरा ना खरीद के भावांतर भरपाई से DBT से पैसा किसानों को दिया। 600 रुपये का भावांतर भरपाई हमने पिछले साल दिया था, 450 रुपये इस साल दिया। तो जो फसलों के विविधीकरण के लिए हमने बागवानी के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। मशरूम की खेती करिए, शहद का उत्पादन करिए। पशुपालन के लिए हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पशुओं का बीमा 100 रुपये में हमने किया है। और पशुधन क्रेडिट कार्ड है, जो छोटे किसान हैं उनको भी पैसा मिल जाए। पूंजी चाहिए किसान को, ब्याज साहूकार का ब्याज उसको मारता है। 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की पूंजी हमने 1,60,000 रुपये तक का जो पैसा देते हैं 4% ब्याज पे, वो लैंडलेस फार्मर को वो भी हमने दिलवाया है। किसान क्रेडिट कार्ड वैसे चल ही रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड है ही है। तो आपने देखा होगा कि इस बार हमने धान की खरीद की, 1 महीने के अंदर 12,000 करोड़ रुपए की पेमेंट हम 72 घंटे में की। किसान को टाइमली पैसा मिल जाए। और किसान को हरियाणा पहला प्रदेश होगा आपको जिसके अंदर किसानों के लिए बीमा कंपनियों से पैसा ज़्यादा दिलवाया है। जो प्रीमियम गया कंपनियों को,
हरियाणा सरकार का, किसान का और भारत सरकार का, मान लीजिए 100 रुपये गया तो किसान को बीमा का पैसा 125 रुपये मिला है। जी। रेशो जो है 100% से बीमा ज़्यादा है। कंपनियां तो आपसे बहुत परेशान हाँ, होंगी। सारी हरियाणा के अंदर सारी कंपनी और देश में मुझे नहीं पता क्या होता है, हमारे यहाँ से कोई 1 रुपया कमा के नहीं गया, क्योंकि हम 24 घंटे किसान ने हमें के कलम फायदे दी के है, लिए सोच रहे हैं। किसान की हित की चौकीदारा करना हमारा काम है, वो हम करते रहते हैं। तो क्यों नहीं जो कृषि मंत्री वही किसान नेता बना दिया जाए? क्यों किसी और तरह के किसान नेता की हमारे आवश्यकता है? जब मानसिकता- मेरी बात एक्शन सुनिए। लेने वाले मैं मंत्री गाँव आप में बैठे जाता हैं। हूँ, साफ बोलता हूँ, लोकतंत्र के अंदर जो सामने बैठी है जनता है, मालिक है ये, इन्हीं का दिया हुआ पैसा है। इन्होंने हमें कलम दी है चौकीदारा करने के लिए, हम इनके नौकर हैं। अफसरशाही हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, नेता नहीं बनना चाहते हैं, हम सेवक बन के काम करना चाहते हैं। ये मानसिकता है पिछले 70-80 साल की, जो राजनीति में विधायक बन के, मंत्री बन के, वो मालिक बन के काम करते गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस परिपाटी को बदला है। मालिक है जनता, हम उसके नौकर सेवक, और वही बन के हम काम कर रहे हैं। और इससे बड़ी हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं हो सकती कि जनता हमारी सेवा को स्वीकार कर रही है। आपने बातों बातों में सिंचाई को भी लेके आपने जिक्र किया। अभी हाल ही में जब हरियाणा और पंजाब सरकार की बैठक हुई और SOL कैनाल का मुद्दा ऐसा लगा पूरे देश को कि शायद इस बार ख़त्म हो जाएगा, मगर पंजाब के मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हम एक बूंद पानी नहीं दे पाएंगे। क्या आपको धक्का लगा? दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इसका परिणाम आपने देखा भी होगा। केजरीवाल जी, बाई इलेक्शन था आदमपुर का, बड़े जोश खरोश से चुनाव लड़ने आए। भगवंत मान जी को भी लेके गए, 2 बार हेलीकॉप्टर गए, रोड शो किया, और केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम इस चुनाव को जीत जाएंगे, हरियाणा में हम सरकार ही बना देंगे। लेकिन मैंने कहा था कि हरियाणा का किसान खून के आंसू रो रहा है। आपने जो, आपकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है कि हरियाणा के किसान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, फिर आप हरियाणा से वोट किस नाम पे मांगने आ रहे हैं? और आपने देखा होगा कि 1,30,35,000 वोट में से उसको 3,000 वोट मिले, 2% वोट नहीं मिले। हरियाणा के अंदर जो है, मुझे समझ में नहीं आता कि पानी पाकिस्तान में चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे चुका है, इस देश का कानून को तो मानना ही पड़ेगा जी। वो। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि चलो मान लीजिए आपके पानी है या नहीं है। बड़ा मुद्दा भाई एक और भी है, ये भाखड़ा कैनाल बनी है जो गोविंद सागर से पानी लेकर राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को देती है जी। ये कितने साल पुरानी होगी? इसकी मोटी मोटी जिंदगी हो चुकी है, स्ट्रक्चर की, लाइफ टाइम। लाइफ। हाँ, पूरा कल ये कभी न कभी टूटनी है, पीने का पानी संकट आ जाएगा। हमारा सारा राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक पीने का पानी नहीं होगा। आपको एक पैरेलल नहर बनाना है तो वैसे भी जो है टेक्निकली ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप नहर तो बनाइए। नहर की हमने दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन हमने करा दी थी। जो पंजाब में सरकारें आती है तो वो इसको बेकार में मुद्दा बना रहे हैं। उन पे जब उनसे बात करने की कोशिश की भगवंत मान जी से और जो कृषि मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल जी से, जब उन दोनों से बात करी हमने, तो उनका ये कहना था कि हम बांट के खाने वाले लोग हैं, हम सरदार हैं, हम सिख हैं, लेकिन हम तभी पानी दे पाएंगे जब हमारे पास होगा। अगर हमारे पास है ही नहीं तो अरे हम दे भाई, कैसे? मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप पानी का फैसला जब होगा जब दे देना, कभी तो होगा आपके पास जी, ज़्यादा। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप एक नहर तो बना दीजिए, हमारे पैसे से, पैसा हम देंगे। आदेश पानी सुप्रीम कोर्ट बाद का में है। दो, मगर नहर कम से नहर कम तो बना दो। दे कि वो नहर टूट जाएगी तो हमारे सारे देश के हित में कोई तो अच्छा काम करे। केजरीवाल जी, कुछ तो देश के हित में सोचें। सत्ता ही सब कुछ नहीं होता। इस नहर की ज़रूरत इसलिए है कि पुरानी नहर हो चुकी है 60 साल में, उसमें वो उसकी उम्र हो चुकी है, उसमें खराबी आना ही आना है, कोई संकट आना ही आना है। तो आपके पहले नहर ज़मीन एक्वायर पड़ी हुई थी, उसको उठा के एक नहर तो बना दीजिए। क्योंकि कई साल लग जाएंगे नहर का काम हाँ, भी कंप्लीट होने जी, में। जी। कहीं इधर कुछ गड़बड़ हो गया तो ये एक पैरेलल व्यवस्था तैयार माननीय रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है। उन्होंने ये स्टैंड वहाँ लिया कि पानी नहीं है, ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, पानी का फैसला एक ट्रिब्यूनल कर देगा, आप नहर का काम शुरू करिए। अब वो नहर बनाना नहीं चाहते। उनका हाँ। कहना है कि जी जब हम पानी नहीं दे पाएंगे तो नहर क्यों बनाएं।
कल को हमारे ऊपर आप प्रेशर एक चीज़ बनेगा। बताइए कि कितनी बार ऐसा होता है कि पानी सरप्लस पाकिस्तान को जाता है, क्या पाकिस्तान को देना मंजूर है? आप हरियाणा को देना मंजूर नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि जब सरप्लस हो तो ठीक है, आप हमारे पाकिस्तान बड़े को भाई देके हमें हो, दे दो। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमारे से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं? हरियाणा अलग हुआ था तो लोग कहते थे कि हरियाणा कभी अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएगा, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। आज हरियाणा के मेहनती किसानों ने, सब ने मिलकर, सभी पार्टियों ने अच्छा काम किया। आज कृषि में हम नंबर 1 हैं। आज देश की आधी कारें हरियाणा में बनती हैं। आज देश के 2 व्हीलर हरियाणा में बनते हैं। आज हेवी मशीनरी आइसर की हरियाणा में बनती है। आज IT का हरियाणा में है। आज पर कैपिटा इनकम में हम पंजाब से आगे निकल गए। आज GDP में हम पंजाब से आगे निकल गए। हर चीज़ में आगे निकल गए। लेकिन खुश होना चाहिए, एक बाप को, एक भाई को ये होना चाहिए कि मेरा छोटा भाई आगे तरक्की कर गया या मेरा बेटा तरक्की कर गया। लेकिन ये मेरे पंजाब के नेता हमारे से ईर्ष्या क्यों करते हैं? ये बात पूरे देश को नहीं समझ में आती है कि जैसे विधानसभा नई बनाने का मुद्दा होता है तो चंडीगढ़ में ज़मीन लेने को लेके गतिरोध हो जाता है। सिर्फ आप कैनाल बनाने के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है जब सरप्लस होगा तब पानी दे देना। आप मुझे बताइए, एक सेकेंड, और तब भी गतिरोध हो जाता है। आप मुझे बताइए, ये चंडीगढ़ है, ये यूनियन टेरिटरी है? जी जी। हरियाणा के पंजाब का किसी का इस पर वो नहीं है, अकेला राज्य नहीं है। भारत सरकार की है। जी जी। यूनियन टेरिटरी तो भारत सरकार के नीचे आती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की। इसमें हिस्सा है 60%, जो हमारी प्रॉपर्टीज अलग हुए तो 60% हिस्सा पंजाब का था, 40 हमारा था, बिल्डिंग है। जी। अब हमारा कार्यालय था सेक्रेटरीट, उसमें जगह कम पड़ गई। 17 सेक्टर में हमने अपना सेक्रेटरीट बना लिया, पंजाब ने अपना बना लिया। उससे ज़्यादा अधिकारी यहाँ बैठते हैं। अब हमारे को, हमारा जो विधानसभा भवन में पंजाब ने अपना असली भवन रख लिया, हमारी छोटा सा जगह दे दी। 40% जो जगह हमें अलॉट हुई थी वो भी हमें नहीं दे रखी। हमारे किसी मंत्री के पास कमरा नहीं, हमारे पास कोई बैठने की जगह नहीं। और आगे ये भी है कि अगला जो विधानसभा की सीटें भी बढ़नी है। हाँ, तो और जगह चाहिए होगी विधानसभा सेशन के लिए भी। तो मुझे बताइए कि हम अपना विधानसभा अपने पैसे से भवन अलग से बनाना चाहते हैं चंडीगढ़ में, उसमें भी इनको ऐतराज़ है। ये क्या दिखाता है? नहीं, अगर चलिए मान लेते हैं वो बड़ा भाई है, आपने जैसे कहा, आपने सम्मान भी दिया पंजाब को। अगर वो ये कह रहे हैं चलो ठीक है तुम्हें बनाना है, कोई बात नहीं, अपने पैसे से बनाना चाहते हो, पंचकुला बगल में है, आपके अंडर आता है, वहाँ क्यों नहीं बना लेते? तो आप कितना किलोमीटर दूर है? नहीं तो आप हमारा आप अपना बना लीजिए, हमें क्यों नहीं देते बहुत? छोटे भाई को, बड़े भाई हमेशा छोटा भाई को ज़्यादा देते हैं, माँ बाप होते तो ज़्यादा देते हैं। आप अपना बना लीजिए, हमें दे दो ना विधानसभा। अच्छा, जो पुरानी विधानसभा है वो सारी हमें दे दो और वो अपनी चंडीगढ़ में कहीं बना लो, हम इतराज़ नहीं करेंगे, ये हमें दे दो। घर में अलग अलग होते हैं तो हक पहले, हमने तो सुना है कि छोटे को थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ हमारे साथ उल्टा हो रहा है कि हमें खाली हाथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह से। ना हमें पानी दिया, ना हमें हिंदी स्पीकिंग एरिया दिया, ना हमें चंडीगढ़ दिया, और अब हम तरक्की कर रहे हैं तो हमारे से ईर्ष्या रखते हैं। हम खाली हाथ निकल के भी हम आज विकास करके हमारे मेहनत के किसानों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, तो पंजाब के भाई भी हमारे भाई हैं, खुश होना चाहिए। पंजाब के लोग हमारे से ईर्ष्या नहीं करते। नेताओं को संकट है कि वो कल्याणकारी काम करने के, डेवलपमेंट काम करने के बजाय ध्यान इधर उधर डाइवर्ट करते रहते हैं अपनी खामियों को छिपाने के लिए। ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी। हमने इनसे काफ़ी कोशिश की कि पंजाब के बारे में हर तरीके के सवाल इनसे करें, चूँकि ये गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी मुद्दा हो, गतिरोध ख़त्म नहीं हो रहा है। हमने इनसे कोशिश की इनकी राय जानने की कि किसानों को लेके ये क्या कहना चाहते हैं, किसान नेताओं को लेके क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने एक नया नाम दिया, स्वयंभू किसान नेता, जो शायद किसानों के अधिकारों की बात ना करके अपने फ़ायदे के लिए राजनेताओं को परेशान करना या धरने लगा के जनता को परेशान करना, टोल जाम करना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को रोकना, परेशान करना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके नेताजी का मानना है कि किसानों का भला नहीं हो सकता। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।